गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानर। जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, जिसमें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आपका रिसर्च का स्टैटिस्टिक वाला पार्ट। ऑलरेडी मैंने इसका 2 सेशन अपलोड कर दिया है, तो जिन लोगों ने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ फटाफट से उसे देख लीजिए, बिकॉज अब टाइम नहीं है आपके पास। 2 दिन क्यों, एक ही दिन आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। तो आज मेरी कोशिश रहेगी, पहले मैं सोच रही थी आपको डिटेल में पूरा करा दूं, बट उतना टाइम नहीं है, तो मैं चीज़ें आप लोग को लिख लिख कर कीवर्ड्स में, जितना ज़्यादा कीवर्ड्स में समझा सकती हूँ उतनी चीज़ें आप लोग को फॉर्मूला और कीवर्ड्स के साथ यहाँ पे क्लियर कर दूंगी। उसके अलावा जो एनपीसी का एप्लीकेशन है, कोशिश मेरी यही रहेगी कि एनपीसी के एप्लीकेशन वाला भी पार्ट मैं इसी सेशन में कवर कर पाऊँ, अदरवाइज उसका एक सेपरेट पार्ट बना दूंगी, ठीक है। तो देखो, आज हम लोगों ने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट, एन इफेक्ट साइज, इन सबको पढ़ लिया था। अभी हमारे पास बचता है पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है, ठीक है। इन्फ्रेंशियल डेटा जो है उसमें कोरिलेशन क्या है, टी टेस्ट क्या है, जेड टेस्ट क्या है, एनोवा, काई स्क्वायर, इन सारी चीजों को हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो चलो फटाफट से पढ़ लेते हैं, बिकॉज टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम एक दिन का ही बचा है, तो आपको पता है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार आप इसको समझ के जाना, ठीक है। जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, एक बार अगर इसको समझ भी लेते हो, रीड भी कर लेते हो, मतलब सुन, होता नहीं है कि सुन, अगर सुन भी लोगे ना, तो भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे यहाँ पे। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। देखो, हम लोगों ने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में पढ़ लिया था, मैंने कुछ चीजें यहाँ पे डिटेल में डाली हुई है कि पी वैल्यू है, क्रिटिकल वैल्यू है, बट अभी उतना टाइम नहीं है तो हम उस पर नहीं जाते हैं। बेसिकली जो मुझे बताना था, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, पावर ऑफ द टेस्ट क्या होता है, वो मैंने कल के सेशन में आप लोग को बता दिया है, ठीक है। तो फिर इसलिए मैं इधर नहीं जा रही हूँ। अभी बात कर लेते हैं पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं। बेसिकली जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं इज वन दैट मेक्स अजम्पशन अबाउट द पैरामीटर, ठीक है। जो अजम्पशंस, जहाँ पे आपके अजम्पशंस होते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके पैरामेट्रिक। और नॉन पैरामेट्रिक कैसे होते हैं, जो मेजर डिफरेंस होता है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक के बीच में, वो होता है पैरामेट्रिक में होते हैं आपके अजम्पशंस अबाउट द पॉपुलेशन, बट नॉन पैरामेट्रिक में कोई भी ऐसे अजम्पशंस नहीं होते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पैरामेट्रिक टेस्ट, मोस्ट ऑफ द स्टैटिस्टिकल टेस्ट वी परफॉर्म आर बेस्ड ऑन द सेट ऑफ अजम्पशंस। वही मैंने बोला, पैरामेट्रिक में आपके सेट ऑफ अजम्पशंस होते हैं। when these assumptions are violated, the result of analysis can be misleaded। मतलब ऐसा है कि अगर ये जो assumptions हैं, ठीक है, ये सारे जो assumptions हैं, अगर ये पैरामेट्रिक टेस्ट में वायलेटेड हो जाते हैं, तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो डेटा रिजल्ट होगा वो मिसलीड कर सकता है आपको, ठीक है। तो कौन कौन से assumptions होते हैं यहाँ पे, नॉर्मेलिटी होती है, होमोजेनिटी होती है, वेरिएंस में लीनियरिटी होती है, और इंडिपेंडेंस होते हैं। नॉन पैरामेट्रिक में क्या क्या चीजें होती हैं, यहाँ पे क्या होता है, नो assumptions, ठीक है, कोई भी एजम्पशन नहीं होते। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेना, पैरामेट्रिक टेस्ट में, जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, यहाँ पे एटलीस्ट 1 इंटरवल स्केल होनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट, ये पूछा हुआ है पॉइंट आपसे, 1 इंटरवल स्केल प्रेजेंट होनी चाहिए इन पैरामेट्रिक टेक्निक, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एजम्पशंस भी होते हैं, हम लोग ने देख लिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है आपका, एटलीस्ट नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा यहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि पैरामेट्रिक में कौन सा स्केल यूज करते हैं और नॉन पैरामेट्रिक में कौन सा स्केल यूज करते हैं। तो पैरामेट्रिक में एटलीस्ट एक इंटरवल स्केल तो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, आपका नॉमिनल स्केल होनी चाहिए, नॉमिनल, या फिर आपका ऑर्डिनल, ठीक है, या फिर आपका ऑर्डिनल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही पॉइंट आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एड ऑन करा दिया है आपको, ठीक है। मतलब इंटरवल और रेशियो स्केल्स का हम लोग पैरामेट्रिक में यूज करते हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल का यूज हम लोग नॉन पैरामेट्रिक स्केल में करते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होते हैं। ये कैसे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होते हैं, तो ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें यहाँ पे ठीक है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में, ठीक है। अब आ जाओ इन्फ्रेंशियल डेटा रिलेशन पे, ठीक है। इन्फ्रेंशियल डेटा रिलेशन क्या है, एक पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक का मैं पूरा चार्ट है, वो मैं अभी थोड़ी देर में आप लोग को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, एक बार उसको भी गो थ्रू कर लेना। यहाँ पे वो सारी चीजें मैं लिख नहीं पाऊंगी, ठीक है, बट उसको एक बार आप गो थ्रू जरूर कर लेना, ठीक है। इन्फ्रेंशियल डेटा रिलेशन, इन्फ्रेंशियल डेटा रिलेशन में क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज होती है वेरिएंस की, चाहे वो आपका डिस्क्रिप्टिव में हो या फिर इन्फ्रेंशियल में हो, दोनों में ही यहाँ पे कॉमन होता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिससे आपसे कई बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो है आपका परसेंटेज
ऑफ, मैं इंपॉर्टेंट चीजें ही बता रही हूँ, ये मत सोचना कि इन्फ्लुएंशियल के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं वो क्यों नहीं बताई, जो आपके पीवाईक्यूज में पूछी गई है मैं बेसिकली वही चीजें यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन वेरिएंस, ठीक है, अगर आपको सॉरी प्रॉपर्टीज कह रही हूँ, परसेंटेज ऑफ कॉमन वेरिएंस अगर निकालना है, ठीक है, बिटवीन द एक्स एंड वाई, ठीक है, बिटवीन एक्स एंड वाई, उस केस में आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू 100। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोवेरिएंस निकालना है बिटवीन द टू वेरिएबल, ध्यान रखिएगा एक वेरिएबल की बात नहीं की जा रही, परसेंटेज ऑफ कॉमन वेरिएंस अगर आपको निकालना है बिटवीन द टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, तो आपका फॉर्मूला होगा आर स्क्वायर इंटू 100, वेयर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आर स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है, बिकॉज अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है डिटरमाइन करता है बिकॉज इट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, ठीक है, बिकॉज इट मेजर द proportion of variability in one variable, लिख लो इसे इंपॉर्टेंट है, in one variable that can be determined from the relationship with the other variable, ठीक है, relationship other variable, ठीक है, याद रहेगा। इन्फ्लुएंशियल में ही हम लोग कोरिलेशन पढ़ेंगे, टी टेस्ट पढ़ेंगे, जेड टेस्ट पढ़ेंगे और आपका एनकोवा एनोवा ये सारे इन्फ्लुएंशियल के अंदर ही आते हैं। तो पहला चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा इन्फ्लुएंशियल डेटा रिलेशन में कि जो आपको एक क्वेश्चन आता है परसेंटेज ऑफ कॉमन वेरिएंस निकालने का, वो होता है आपका आर स्क्वायर इंटू 100। आर स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है। बी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहने का मतलब क्या है, ये मेजर करता है प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएबिलिटी को इन वन वेरिएबल दैट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द रिलेशनशिप विद द अदर वेरिएबल, ठीक है, जिसका हम अदर वेरिएबल के साथ जो रिलेशनशिप फाइंड आउट कर पाते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कोरिलेशन की बात कर लेते हैं। कोरिलेशन भी कई तरीके के होते हैं। अगर मेजर कोरिलेशन की मैं बात करूं, वो तीन ही तरीके के होते हैं। तीन तरीके के कहने का मतलब क्या है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है आपका नेगेटिव, एक होता है जीरो कोरिलेशन, ठीक है। जो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, जो नेगेटिव कोरिलेशन होता है, जीरो कोरिलेशन होता है। अगर दो वेरिएबल है, मान लो एक वेरिएबल है आपका एक्स एंड दूसरा वेरिएबल है आपका वाई, अगर वो सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव में क्या होता है, दोनों ही वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जाएंगे, चाहे वो अबव हो चाहे वो बिलो हो, ठीक है। अगर दोनों एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, एक वेरिएबल अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो दूसरा वेरिएबल भी आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएगा, सेम डायरेक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, सेम डायरेक्शन में वेरिएबल वेरी करते हैं, सेम डायरेक्शन में। और यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में वेरिएबल वेरी करते हैं, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में जो वेरिएबल्स होते हैं वो वेरी करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, नो रिलेशन, कोई भी रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप यहाँ पे फॉर्म नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक वेरिएबल अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो दूसरा वेरिएबल इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो ये होता है नेगेटिव कोरिलेशन। बताओ ये चीजें क्लियर हुई। कोरिलेशन में अभी और सी चीजें हैं, ये तो मैंने सिर्फ एक बेसिक सी चीज बताई कि क्या होता है। अब यहाँ पे आता है कि जो आपका रेंज होता है कोरिलेशन का, वो क्या होता है, रेंज क्या होता है कोरिलेशन का। जो भी हम लोग कोरिलेशन होते हैं उनके रेंज की अगर बात करते हैं, अब जितने भी रेंज होते हैं उनसे आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा 0 to 1 नहीं होता है, ठीक है। ज्यादातर गलतियां बच्चे कर देते हैं यहाँ पे। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है इज मेजर्ड ऑन अ स्केल दैट वेरीज फ्रॉम, मतलब ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है आपका, इसका जो रेंज होता है -1 to +1 होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो -1 to +1 होता है, समझ में आया। या तो ये अगर पॉजिटिव में है तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, अगर आपका उसमें है तो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट का जो रेंज होता है -1 to +1 होता है। उसके अलावा, है ना, उसके अलावा
ठीक है। ठीक, उसके अलावा और कई तरीके के आपके कोरिलेशन होते हैं। कौन कौन से कोरिलेशन होते हैं, एक एक को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ मल्टीपल कोरिलेशन की। सिर्फ कीवर्ड में बहुत छोटा से मैं लिख रही हूँ, जिससे सिर्फ आपको, और इन्हीं से ही क्वेश्चन आपका बन जाएगा। बहुत डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है कि बहुत डिटेल में आप जाओ इसको समझने के लिए। ठीक है, तो मल्टीपल जो कोरिलेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, स्टडी द जॉइंट इफेक्ट ऑफ टू और मोर वेरिएबल। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, स्टडी द जॉइंट इफेक्ट ऑफ टू और मोर वेरिएबल। ठीक है, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल का हम यहाँ पे स्टडी करते हैं ऑन अ सिंगल वेरिएबल, ऑन अ सिंगल वेरिएबल। लिख लो कॉपी में, क्योंकि ज्यादा नहीं है लिखने के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं। मल्टीपल कोरिलेशन कहने का मतलब ही क्या है, आपके पास दो या दो से ज्यादा वेरिएबल होते हैं जिनको आप क्या करते हो, यहाँ पे स्टडी करते हो। ये होता है मल्टीपल कोरिलेशन, ये होता है आपका मल्टीपल कोरिलेशन। उसके बाद आता है आपका पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है आपका, जो पार्शियल कोरिलेशन होता है, समटाइम्स कोरिलेशन इज पार्शियल ड्यू टू द थर्ड वेरिएबल। मतलब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है जो हमारा कोरिलेशन होता है वो पार्शियल हो जाता है, किसकी वजह से, ड्यू टू द थर्ड वेरिएबल, ड्यू टू द थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइट और वेट है। ठीक है, हाइट और वेट, ये जो हाइट है और जो वेट है, ठीक है, ये क्या है, दो वेरिएबल है। हाइट एंड वेट क्या है, आपके दो वेरिएबल है। लेकिन इसके बीच में जो एक तीसरा वेरिएबल आ रहा है, एज, ये क्या है, आपका थर्ड वेरिएबल है। तो इसमें क्या होता है, ये एक कहीं ना कहीं ये जो थर्ड वेरिएबल है, ये इस पे इफेक्ट डाल देता है यहाँ पे। ठीक है, तो ड्यू टू द थर्ड वेरिएबल कहीं ना कहीं हमारा जो कोरिलेशन होता है वो पार्शियल हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स का स्टडी करते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ टू वेरिएबल, स्टडी ऑफ टू वेरिएबल वाइल कंट्रोलिंग द थर्ड वेरिएबल। वाइल, याद रखिएगा, वाइल कंट्रोलिंग द थर्ड वेरिएबल, ये होता है आपका पार्शियल। समझ में आया, दो वेरिएबल को हम लोग स्टडी करते हैं और एक जो थर्ड वेरिएबल है उसको कांस्टेंट कर देते हैं, तो ये होता है हमारा पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग पियर्सन कोरिलेशन पे। पियर्सन कोरिलेशन में क्या होता है आपके पास, जब भी हम पियर्सन कोरिलेशन की यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक आपका फॉर्मूला निकल के आता है पियर्सन कोरिलेशन में। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है पियर्सन कोरिलेशन का, वो होता है आपका, क्या था, R इज इक्वल्स टू एन सिग्मा एक्स वाई, है ना, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, है ना, अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम लोग उसका लिखेंगे एन सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट का। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, द डिग्री एंड द डायरेक्शन ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल, जहाँ पे पॉपुलेशन और सैंपल दो चीजें होती हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे इंटरवल और रेशियो स्केल्स का यूज किया जाता है और ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, फिर इसी में ही एक फॉर्मूला और लिख लो, रो एक्स वाई कोवेरियंस एक्स वाई सिग्मा एक्स
एंड सिग्मा वाई। इसका मुझे थोड़ा डिटेल में आप लोग को बताना चाहिए, बट अभी मैं डिटेल में नहीं जाती, बिकॉज आप लोग भी उतना देख भी नहीं पाओगे। अगर मैं बना भी दूँ वीडियो तो भी आप लोग देख भी नहीं पाओगे, तो इसलिए उतना ही मैं बना रही हूँ जितना आप लोग देख पाओ और अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। ये जो कोवेरियंस है एक्स से वाई, इसे बोलते हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स, सॉरी कोवेरियंस ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक है, ये होता है। ठीक है, और कोवेरियंस अगर आपको निकालना है, कोवेरियंस आपसे निकालने के लिए पूछा जाता है। अगर कोवेरियंस आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? कोवेरियंस इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई, दोनों वेरिएबल ले लोगे, अपॉन में एन कर दोगे। अपॉन में क्या कर दोगे? एन कर दोगे। ठीक है, एक्स क्या है आपका? ये जो एक्स की वैल्यू है ये क्या है? डेविएशन फ्रॉम द मीन, डेविएशन फ्रॉम द मीन एक्स। ठीक है, डेविएशन फ्रॉम मीन एक्स। और y क्या है? डेविएशन फ्रॉम मीन y। ठीक है, तो ये चीजें हैं। फिर आ जाओ स्पीयरमैन में आ जाओ। ठीक है, एक मिनट, इतनी चीजें क्लियर है ना किसी सबको? ठीक है, तो ये हम लोगों ने पियर्सन पढ़ लिया। अच्छा हाँ, पियर्सन में ध्यान रखिएगा, इंटरवल और कौन सा यूज करते हैं? कहाँ है पियर्सन? यहाँ पे हम लोग इंटरवल और रेशियो स्केल्स का यूज करते हैं। ठीक है, इंटरवल और रेशियो स्केल का यहाँ पे यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन के बारे में। स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन क्या होता है? ये कैसा होता है? नॉन पैरामेट्रिक होता है। ठीक है, कैसा होता है? ये आपका नॉन पैरामेट्रिक होता है, और यहाँ पे हम लोग ऑर्डिनल डेटा का यूज करते हैं। कौन सा डेटा यूज करते हैं? ऑर्डिनल डेटा का यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन में। उसके अलावा जो फॉर्मूला होता है, रो इज इक्वल्स टू 1 - 6 डी स्क्वायर, फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं आप लोगों से, एन स्क्वायर -1, ये इसका रैंक निकाल, स्पीयरमैन रैंक निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट पे। फिर आता है डिस्क्रीट डाइकोटोमस वेरिएबल। ठीक है, डिस्क्रीट डाइकोटोमस वेरिएबल कौन से होते हैं आपके? जो डिस्क्रीट डाइकोटोमस वेरिएबल होते हैं, डिस्क्रीट कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम डिस्क्रीट की बात करेंगे, जो डिस्क्रीट फिक्स्ड है, कोई भी यहाँ पे पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने जेंडर पूछा तो आप क्या बताओगे? मेल और फीमेल ही बताओगे। ठीक है, अगर मैंने कॉइन को टॉस करने के लिए बोला तो आप क्या बताओगे? हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो दैट इज द डिस्क्रीट। ठीक है, ये क्या है? डिस्क्रीट है। फिर आता है कंटिन्यूअस डाइकोटोमस वेरिएबल। कौन से होते हैं आपके? वेरिएबल कई तरीके के होते हैं आपके। ठीक है, कंटिन्यूअस जो डाइकोटोमस वेरिएबल होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? हैज सम टाइप ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे क्या होता है, वहां पे क्या था, जब डिस्क्रीट की बात कर रहे थे वहां पे कोई भी ऑर्डर नहीं था। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, तो कुछ ना कुछ ऑर्डर होते हैं। ठीक है, हैज, इट हैज सम टाइप ऑफ ऑर्डर टू द टू कंडीशन एंड माइट इंक्लूड मेजरमेंट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सा आपको ऑर्डर मिलता है। ठीक है, कोई ना कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। जो पर्टिकुलर ऑर्डर होता है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे दो ही कंडीशंस आपके निकल के आते हैं। जहाँ पे हम दो कंडीशंस होती हैं। ठीक है, जिनके लिए हम ऑर्डर को यहाँ पे फॉलो करते हैं। ठीक है, टू कंडीशंस होती है जहाँ पे ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जहाँ पे आता है पास। ठीक है, सच एज पास। ठीक है, पास में कितना नंबर पास होगा? ठीक है, ये वो एक ऑर्डर में बता सकते हो। फेल, कितने नंबर से फेल हो गया, तो ये एक ऑर्डर बता सकते हो। ठीक है, यंग है तो कितना यंग है, ओल्ड है तो कितना ओल्ड है। तो ये चीजें कंटिन्यूअस डाइकोटोमस वेरिएबल में आता है। डाइकोटोमस का मतलब ही होता है आपके पास दो वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो हमने इससे पहले कौन सा वेरिएबल पढ़ा था? पार्शियल पढ़ लिया था, और पियर्सन पढ़ लिया, मल्टीपल पढ़ लिया, सारे पढ़ लिए। अब आते हैं पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन कौन से होते हैं, और बाई सीरियल कोरिलेशन कौन से होते हैं। ठीक है, जो पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूअस और ट्रू डाइकोटोमस दो वेरिएबल होते हैं। एक होता है कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस मैंने समझा दिया, ठीक है। यहाँ पे अभी इसी तरीके से आएंगे, एक डिस्क्रीट होगा, एक कंटिन्यूअस होगा, तो कंटिन्यूअस वेरिएबल ये होते हैं आपके, ठीक है। और एक होता है ट्रू डाइकोटोमस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ट्रू डाइकोटोमस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फॉल्स डाइकोटो आर्टिफिशियल डाइकोटोमस या फिर फॉल्स डाइकोटोमस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। मतलब क्या है, पहला एक वेरिएबल जो होगा वो वन वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ रेगुलर न्यूमेरिकल स्कोर, बट द सेकंड वेरिएबल हैज ओनली टू वेरिएबल। टू वेरिएबल कहने का मतलब क्या है, वो टू वेरिएबल कहने का मतलब टू वैल्यू, उसकी मतलब जो दूसरी होगी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे दो आपके वैल्यू होंगे, टू वैल्यू होंगी आपके पास, ठीक है। और कैसा है, डाइकोटोमस होगा और बायनोमियल होगा, ठीक है। कंटिन्यूअस वेरिएबल और जो नेचुरली डाइकोटोमस वेरिएबल होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे कंटिन्यूअस वेरिएबल की मैंने बात की, तो कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या हो सकते हैं आपके, मेल फीमेल्स हो सकते हैं। नेचुरल जो होते हैं आपके वो क्या हो सकते हैं, कॉलेज से सक्सेस है या फिर फेलियर है, तो इतना आप मत ध्यान रखो, इतना पूछा नहीं जाता है, तो इतना जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखो, जो बाई सीरियल कोरिलेशन होता है वहां पे एक वेरिएबल आपका कंटिन्यूअस होता है और एक वेरिएबल ट्रू डाइकोटोमस होता है, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं बाई सीरियल पे, ठीक है। बाइसीरियल कोरिलेशन में क्या होता है, एक कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, एक कंटिन्यूअस होता है, इसको एक साथ पढ़ना, और एक आर्टिफिशियल डाइकोटोमस होता है, ठीक, कैसा होता है, आर्टिफिशियल डाइकोटोमस होता है, समझ में आ रहा है आपकी, ठीक है। पॉइंट बाइसीरियल में क्या है, एक कंटिन्यूअस है, एक ट्रू डाइकोटोमस है। बाइसीरियल में क्या है, एक कंटिन्यूअस है और दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल, ठीक है। बाइसीरियल और पॉइंट बाइसीरियल, समझ रहे हो, बाइसीरियल और पॉइंट बाई सीरियल, दो चीजें हैं यहाँ पे। फिर आ जाओ टेट्राकोरिक में, ठीक है। टेट्राकोरिक जो कोरिलेशन होता है, टेट्राकोरिक कोरिलेशन में क्या है, दोनों ही वेरिएबल कैसे होते हैं, आर्टिफिशियल डाइकोटोमस होते हैं। दोनों ही वेरिएबल कैसे होते हैं, बोथ वेरिएबल्स आर आर्टिफिशियली डाइकोटोमस, दोनों ही वेरिएबल यहाँ पे आर्टिफिशियली डाइकोटोमस होते हैं। फॉर एग्जांपल इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया और एडजस्टमेंट हो गया। फॉर एग्जांपल इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया एंड आपका एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो फिर से रिवाइज कर लो, पॉइंट बाई सीरियल में क्या होता है, एक कंटिन्यूअस होता है, एक आपका ट्रू डाइकोटोमस होता है। पॉइंट बाई सीरियल में, सॉरी, बाई सीरियल में क्या होता है, एक कंटिन्यूअस होता है, एक आर्टिफिशियल डाइकोटोमस होता है। टेट्राकोरिक में क्या होता है, आपके दोनों ही आर्टिफिशियली डाइकोटोमस होते हैं। अब आ जाओ फाइव कोफिशिएंट में, ठीक है। फाइव कोफिशिएंट में क्या होता है, फाइव कोफिशिएंट में वो दोनों ही वेरिएबल कैसे होते हैं, ट्रू डाइकोटोमस होते हैं, ठीक है। बोथ आर ट्रू डाइकोटोमस, ठीक है, बोथ आर नेचुरली डाइकोटोमस होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ टेट्राकोलिक में क्या था, दोनों आर्टिफिशियल डाइकोटोमस थे, और फाइव कोफिशिएंट में क्या है, दोनों ही नेचुरली डाइकोटोमस है, ठीक है। जैसे नेचुरली डाइकोटोमस वेरिएबल्स होते हैं वैसे ही। नेक्स्ट आ जाओ ईटा कोफिशिएंट में। ईटा कोफिशिएंट में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन देखा जाता है बिटवीन अ कैटेगोरिकल वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे क्या चेक किया जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन अ कैटेगोरिकल वेरिएबल, ठीक है। जो कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं उनके बीच में जो एसोसिएशन होता है, टिपिकली द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, टिपिकली द इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं एंड अ स्केल, ठीक है, टिपिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और यहाँ पे इंटरवल लेवल वेरिएबल भी होते हैं और टिपिकली डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होते हैं। मतलब सिंपल सा ऐसा ध्यान रखो, यहाँ पे जब ईटा कोफिशिएंट की हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं उनके बीच का जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन होता है, वो होता है आपका यहाँ पे ईटा कोफिशिएंट। टिपिकली जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ठीक है, और एंड स्केल, ठीक है, या फिर इंटरवल जो लेवल वेरिएबल होते हैं, ठीक है, या फिर टिपिकली डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे भी आते हैं। तो ये है आपका ईटा कोफिशिएंट। फिर आता है प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन एंड रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, ठीक है। प्रोडक्ट मूवमेंट
कोरिलेशन, स्पेयरमैन की बात हो रही है जो मैं यहाँ पे एक साथ लिख रही हूँ जिससे आप लोग को याद रहे, रैंक ऑर्डर, कोरिलेशन। यहाँ पे भी जो वेरिएबल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जब प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन की बात करते हैं, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन अभी हम लोग ने पढ़ा था ना, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन में क्या होता है, दोनों ही वेरिएबल कैसे होते हैं, इंटरवल स्केल्स पे होते हैं, बोथ वेरिएबल्स आर एट इंटरवल स्केल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रैंक ऑर्डर में क्या होता है, बोथ वेरिएबल आर एक्सप्रेस्ड इन ऑर्डिनल स्केल, ठीक है, दोनों ही वेरिएबल कहाँ पे होते हैं आपके ऑर्डिनल स्केल्स में होते हैं, इसलिए मैंने साथ में लिखा था। प्रोडक्ट मूवमेंट में कोरिलेशन में क्या होता है, दोनों ही वेरिएबल आपके इंटरवल स्केल पे होते हैं, और रैंक ऑर्डर में क्या होता है, दोनों ही वेरिएबल आपके कहाँ पे होते हैं, आपके ऑर्डिनल स्केल्स पे होते हैं, ठीक है, समझ में आया। ठीक, अब बात आती है कब हमें टी टेस्ट यूज करना है, कब हमें जेड टेस्ट यूज करना है ना, कब हमें टी टेस्ट का यूज करना है और कब हमें यहाँ पे कहाँ क्या बोला, कब हमें टी टेस्ट का यूज करना है और कब हमें जेड टेस्ट का यूज करना है। जस्ट अ सेकेंड, वो स्लाइड का है। हम्म, जो टी टेस्ट होता है वो जेड टेस्ट होता है। टी टेस्ट में क्या होता है, अगर आपके पास सैंपल साइज लेस देन 30 है तो आप टी टेस्ट यूज करोगे, अगर आपके पास सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 है तो आप जेड टेस्ट का यहाँ पे यूज करोगे। यहाँ पे टी टेस्ट में क्या होता है, जो डेटा पॉइंट होते हैं माइट बी रिलेटेड टू ईच अदर वेयर द बिहेवियर और वैल्यू ऑफ वन पॉइंट में अफेक्ट अनदर, बट जेड टेस्ट में क्या होता है, जो डेटा पॉइंट होते हैं आपस में रिलेटेड नहीं होते हैं और एक दूसरे जो डेटा पॉइंट है उसको अफेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल बोथ द कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ईच अदर। टी टेस्ट कैसे होते हैं, नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ध्यान रखिएगा, टी टेस्ट आपके नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, जबकि आपके जो जेड टेस्ट होते हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। टी टेस्ट में कोई भी रैंडम सिलेक्शन नहीं होता है, जबकि जेड टेस्ट में क्या होता है, रैंडम सिलेक्शन होता है। ये कीवर्ड में मैंने यहाँ पे जेड टेस्ट और टी टेस्ट के बारे में लिख दिया है, ठीक है। देखो जो हम लोग यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा रहे थे आपका, क्या था वो फॉर्मूला, अरे क्या था, x माइनस एम अपॉन सिग्मा, ये किसका फॉर्मूला था, ये जेड स्कोर निकालने का फॉर्मूला था, ठीक है, समझ रहे हो, ये क्या था, जेड स्कोर निकालने का फॉर्मूला था। जेड स्कोर हम क्यों निकालते थे, जब हमें अपनी डेटा सेट जो भी हमारे पास डेटा है उसको स्टैंडर्ड स्कोर में जब कन्वर्ट करना होता था, उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, जेड स्कोर निकालते थे। लेकिन अब यहाँ पे जेड टेस्ट का फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे किसका फॉर्मूला पूछ रहा है, जेड टेस्ट का। जो जेड टेस्ट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, जेड इज इक्वल्स टू एक्स बार क्या है आपका, ये एक्स बार जो है आपका पॉपुलेशन का मीन है माइनस मीन, ठीक है, एक्स बार क्या है, ठीक है, फिर अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। क्या फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का निकालने का, और करके लिख दो यहाँ पे, जेड इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। क्लियर रहेगा, याद रहेगा सबको। इसी फॉर्मूले को जस्ट अगर आपको जेड टेस्ट निकालने के लिए बोलता है, जेड टेस्ट निकालने के लिए नहीं बोलेगा, आपके पास जो डेटा होगा अगर वो ग्रेटर देन, अगर सैंपल का साइज ग्रेटर देन 30 है तो उस केस में आप इसको यूज कर लोगे, अगर लेस देन 30 है तो उस केस में आप इसको यूज कर लोगे, ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को, है ना। और टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये समझ में आ रहा है कि ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर होता है, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा बाय एन ही होता है, हाँ ठीक है, सही है, मैं कंफ्यूज हो रही थी थोड़ा। टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, जब टी टेस्ट निकालते हैं वो आप, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ कर रही हूँ क्या, आ, एक मिनट, टी टेस्ट में क्या होता है, रुको, म्यू अपॉन टी टेस्ट अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना शायद, ये जो x होता है ये मीन होता है आपका सैंपल का, और म्यू इज द एज्यूम मीन, और सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन।
एक मिनट रुको, मैं फॉर्मूला कंफर्म करूँ इसका, एक मिनट, मैं देख लूँगा फॉर्मूला, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर था क्या? क्या था? ओके ओके ओके। इसका फॉर्मूला भी आपका यही होता है, सेम होता है ना? इसका भी फॉर्मूला ही यहाँ पे सेम होता है, बट एक बार आप लोग प्लीज फॉर्मूला कंफर्म कर लीजिएगा। इसकी फॉर्मूले के लिए तो मैं श्योर हूँ कि इसका फॉर्मूला तो ये होता है आपका, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द मीन अपॉन द स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे कुछ फॉर्मूला था इसका। थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, या तो मैंने अपने नोट्स में गलत लिखा है। जस्ट अ सेकंड, एक बार मैं कॉल क्लैरिफाई कर दूं आप लोग को, रुक जाओ। नहीं, सही लिखा है सिग्मा, ये आपका टी टेस्ट का फॉर्मूला सही है ना? टी टेस्ट का फॉर्मूला सही है, वही मुझे भी लग रहा था। और जेड टेस्ट का दोनों में सेम ही होता है, दोनों का यही फॉर्मूला है आपका, ठीक है। स्टैटिस्टिक में हम दोनों में यही फॉर्मूला यूज करेंगे, अधिकतर टी टेस्ट में ये और जेड टेस्ट में ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो टी टेस्ट होते हैं, जैसे मैंने टी टेस्ट के बारे में बात की, टी टेस्ट भी दो तरीके के होते हैं आपके। एक होता है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, एक होता है डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। लेकिन इंडिपेंडेंट और सैंपल टी टेस्ट जो है आपका, तो उसको हम लोग नहीं करेंगे। सिर्फ ध्यान रखिएगा, एक होता है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, एक होता है डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं एनालिसिस ऑफ अ वेरिएंस की बात करते हैं, ठीक है। एनालिसिस ऑफ अ वेरिएंस, एनोवा की बात करते हैं। एनालिसिस ऑफ अ वेरिएंस में एनोवा में बात करते हैं, जिसको दिया किसने था, ये पूछा हुआ है आर ए फिशर, ठीक है। किसने दिया है? आर ए फिशर ने दिया हुआ है इसको, ठीक है। एनोवा, ये एक तरीके से यहाँ पे क्या होता है, एनोवा में क्या होता है, बेसिकली तीन कंडीशन होती हैं, थ्री। एनोवा के लिए तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली, एजम्पशंस ऑफ नॉर्मेलिटी, एजम्पशन ऑफ नॉर्मेलिटी। दूसरा, एजम्पशन ऑफ रैंडमनेस। तीसरा, होमोजेनिटी, एजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी। ये तीनों में ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए फॉर आपका एनोवा, ठीक है। नॉर्मेलिटी होनी चाहिए, रैंडमनेस होनी चाहिए और होमोजेनिटी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एनोवा अलाउज अस टू कंपेयर मोर देन टू वेरिएबल, ठीक है। जब आपको मोर देन टू वेरिएबल को कंपेयर कराना हो एट द सेम टाइम, ठीक है। व्हेन वी वांट टू कंपेयर मोर देन टू वेरिएबल एट द सेम टाइम, ठीक है, एट द सेम टाइम, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। जहाँ पे इसको हम लोग एफ रेशियो से प्रेजेंट करते हैं। एफ रेशियो इज इक्वल टू होता है मीन सम स्क्वायर, एक मिनट, इसका डायरेक्ट वाला आपको फॉर्मूला बताती हूँ। जैसे यहाँ पे जब हम यहाँ पे बात करते हैं, अच्छा पहले ये देख लो, एनोवा भी आपके एक होता है वन वे एनोवा, ठीक है। एनोवा के भी टाइप्स होते हैं आपके,
वन वे एनोवा एंड टू वे एनोवा। ठीक है, इससे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला समझ लेते हैं वन वे एनोवा और टू वे एनोवा से पहले। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका जो फॉर्मूला एफ रेशियो का होता है वो क्या होता है, मीन स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप, मीन स्क्वायर बिटवीन हो गया ना, विद इन द ग्रुप। ठीक है, मीन स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप एंड मीन स्क्वायर विद इन द ग्रुप। ठीक है, लेकिन एक फॉर्मूला और आपका यहाँ पे निकल के आता है, f इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर, है ना, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप, सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप एंड सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन एंड विद इन द ग्रुप, ये फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आता है। अब ये बात आती है जब हमको यहाँ पे, जब हम सम ऑफ स्क्वायर जैसे दे रखा है, ठीक है, हमें यहाँ पे दे रखा है जैसे ये दे रखा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मीन मीन स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप। ठीक है, जो मीन स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप होता है, अगर आपको इसको निकालना है तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इसी तरह मीन सम स्क्वायर विद इन द ग्रुप अगर आपको निकालना है तो सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप अपॉन द डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है आपका, बिटवीन द ग्रुप जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसको, वो होता है आपका, डायरेक्ट मैं लिखवा रही हूँ, k-1 होता है। और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है आपका, जब इसकी बात करते हैं n-k होता है। ठीक है, n-k होता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम k-1 लिख देना है और यहाँ पे क्या लिख देना है, n-k लिख देना है। इसका मैंने न्यूमेरिकल में इससे पहले जो मैंने रिसर्च की क्लासेस ली हैं, पुरानी क्लासेस हैं, वहाँ पे न्यूमेरिकल में करवाया हुआ है। तो अगर पॉसिबल हो तो प्लीज एक बार उस वाले सीरीज को देखिएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने सिंपल से यहाँ पे फॉर्मूला आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, समझ में आया, जैसे एक मोटा मोटा आपके दिमाग में रहे कि हाँ ये चीज होती है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले को यहाँ पे बता दिया आप लोगों को। ठीक है, इसका एक प्रॉपर मैंने एग्जाम्पल लेकर के वहां पे बताया हुआ है, तो एक बार आप लोग उससे वो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं एनालिसिस कोवेरिएंस के बाद। अब जैसे मैंने वन वे एनोवा और टू वे एनोवा की बात की थी ना, तो जैसे वन वे एनोवा है, लिख लो यहीं पे लिख लो, जो वन वे एनोवा होता है यहाँ पे क्या होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो दो वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, इंडिपेंडेंट होते हैं। दोनों ही वेरिएबल कैसे होते हैं आपके यहाँ पे, इंडिपेंडेंट होते हैं। जो वन वे एनोवा होता है, एक डिपेंडेंट होता है और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं टू वे एनोवा का, तो टू वे एनोवा कब यूज किया जाता है, व्हेन द रिसर्चर वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर टू और मोर ट्रीटमेंट वेरिएबल, जब वो दो या दो से ज्यादा, ठीक है, व्हेन द रिसर्चर वांट्स टू स्टडी द टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो इफेक्ट है उसको स्टडी करना चाह रहा है, इन दैट केस हम लोग टू वे वेरिएबल का यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, इसी में आता है एक एनकोवा। एनकोवा मैं छोटे छोटे में सभी चीजें आपको बता दे रही हूँ ऊपर ऊपर से। एनकोवा इज यूज टू करेक्ट फॉर अनमेजर्ड वेरिएबल दैट कुड अफेक्ट द आउटकम वेरिएबल। मतलब इसका यूज किया जाता है, एक लाइन में लिख लो, यूज टू करेक्ट for unmeasured variable that could affect the आउटकम वेरिएबल। जो आउटकम वेरिएबल को इफेक्ट डाल सकता है वो होता है यहाँ पे अनकोवा। ठीक है, वो क्या होता है अनकोवा, एक तरीके से हम कह सकते हैं इट इज अ मेथड ऑफ पार्शनिंग द रिजल्ट ऑफ एन अनोवा। ठीक है, और इन्वेस्टिगेटिंग वेयर द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल लाई। तो बेसिकली ध्यान रखो, एनकोवा को हम लोग यूज करते हैं जो अनमेजर्ड वेरिएबल है वो किस तरीके से इफेक्ट डाल सकता है हमारे आउटकम वेरिएबल पे। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, काई स्क्वायर टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है, देखो काई स्क्वायर टेस्ट की भी एप्लीकेशन है, कौन, तीन एप्लीकेशन है आपके, तीन एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, पहला है गुडनेस फॉर फिट टेस्ट, गुडनेस ऑफ फिट। दूसरा जो है आपका टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस,
मैं एक रिसर्च स्टैटिस्टिक की प्रॉपर बोर्ड पे एक क्लास लेना चाह रही हूँ, बिकॉज इसकी स्लाइड बना करके क्लास लेना मेरे लिए भी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। आप लोग के एग्जामिनेशन हो जाए, मतलब आप लोग का हो जाए, उसके बाद जो आगे मैं क्लासेस भी लूंगी रिसर्च की, तो मेरी कोशिश कोशिश रहेगी मैं बोर्ड पे क्लासेस ले पाऊँ, क्योंकि बोर्ड पे क्लासेस लेना रिसर्च की थोड़ा सा ईजी हो जाता है रेदर देन स्लाइड बनाना। ठीक है, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, क्योंकि पूरा मैथमेटिकल होता है ये, तो समझाने में थोड़ा सा इस आसानी रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन होते हैं काई स्क्वायर टेस्ट के। ठीक है, तो काई स्क्वायर टेस्ट जो होता है वो गुडनेस ऑफ फिट के लिए होता है। यहाँ पे टेस्ट डिटरमाइन करता है हाउ वेल द ऑब्टेन सैंपल प्रोपोर्शन फिट द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। मतलब ये जो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है, इसका मतलब क्या है, गुडनेस ऑफ फिट कहने का मतलब क्या है, ये जो टेस्ट है वो डिटरमाइन करता है हाउ वेल द ऑब्टेन्ड सैंपल प्रोपोर्शन। ठीक है, जो ऑब्टेन सैंपल प्रोपोर्शन है वो कितनी अच्छी तरीके से हमारे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में फिट बैठ जाता है। जो भी हमारा सैंपल है वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में कितनी अच्छी तरीके से फिट बैठ जाता है, स्पेसिफाइड बाय द नल हाइपोथेसिस, वो होता है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख लो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में। ठीक है, काई स्क्वायर सिग्मा ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड अपॉन एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका गुडनेस ऑफ फिट में हम लोग ये वाला, ये कैटेगरीज होती हैं आपकी। ठीक है, यहाँ पे इफ एक कंडीशन लिख लो, अगर आपका काई स्क्वायर जीरो हो जाता है, अगर आपका काई स्क्वायर जीरो हो जाता है बट जनरली ड्यू टू सैम्पलिंग एरर काई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब वैसे काई स्क्वायर जीरो आपका होता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हो जाता है तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये आपकी सैम्पलिंग एरर की वजह से ही हुआ होगा। और यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते, कैसे निकालते, कैटेगरी -1। ठीक है, सी क्या है यहाँ पे, कैटेगरी -1 है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, फिर आता है काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, काई स्क्वायर फॉर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस स्टेट दैट two variable being measured are independent. Two variable state that two variable being measured are independent. कैसे हैं वो, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए आपको क्या एक प्रॉपर यहाँ पे रो कॉलम बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से रो कॉलम आपको बनानी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं कॉलम -1 रो -1, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए ये होता है। यहाँ पे जो काई स्क्वायर का फॉर्मूला निकल के आता है, इसे कंटिजेंसी टेबल भी बोला जाता है, इसी को ही हम लोग कंटिजेंसी टेबल भी बोल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे होता है। उसके अलावा अगर आपको सिर्फ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलम फ्रीक्वेंसी ऑफ रो का मल्टीप्लाई अपॉन n कर दोगे। इस तरीके से आप यहाँ पे इसका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। कंटिजेंसी टेबल कहने का मतलब क्या है, वन वेरिएबल एंड ईच ऑफ इट्स कैटेगरी आर लिस्टेड वर्टिकली एंड अदर हॉरिजॉन्टली। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपके पास डेटाज हैं उनको हम वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली यहाँ पे लिख देते हैं। मतलब बॉयज लिखा और गर्ल्स लिखा, फेल और पास का लिख दिया और यहाँ पे डेटा को लिख दिया। ठीक है, तो ये है आपका वेरिएबल इंडिपेंडेंस। ठीक है, टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, समझ में आया, बोलो समझ में आया। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी यहाँ पे आपके, पूरा ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा इधर आ जाओ। देखो, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, एनोवा हो गया। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी जो है, ये जो सॉरी क्वालिटेटिव जो डेटा एनालिसिस है, जो ये वाला पार्ट है, तो प्लीज एक बार रिसर्च का जो पुराना वाला मैंने आप लोग को प्लेलिस्ट में डाल रखा हुआ है उसको एक बार गो थ्रू करिएगा, क्योंकि उसको डिटेल में आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। तो ये पूरा स्टैटिस्टिक का आपका पार्ट हो गया है। जो एनपीसी के एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन मैंने आप लोग को एनपीसी के कराए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे नहीं करा रही, बट उसका ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड सेशन है, वो मैं आप लोग को शेयर कर दे रही हूँ एनपीसी एप्लीकेशन के। ठीक है, एनपीसी एप्लीकेशन का 3 है। ठीक है, उसको एक बार सिर्फ आप देख लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ आप देख लीजिएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी वहां पे। ठीक है, या फिर मैं बता दूं क्या यहाँ पे, चलो एक बार उसे देख लेना, क्योंकि अब टाइम भी नहीं है, आप लोग भी इतना कर भी नहीं पाओगे, तो उसे एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलो फिर
आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ अब जो भी चीज़ें छोटी थी वो भी आप लोग की हो गई हैं। ठीक है, अगर फिर भी रिसर्च में कोई थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम लग रहा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के पुरानी जो वीडियोज़ हैं एक बार उनको सिर्फ सुन लो। नहीं कुछ कर सकते हो तो सिर्फ सुन लो, सुनने से ही चीज़ें आप लोग की काफ़ी सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो फिर थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।